एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस आप सभी बच्चों का 4 तारीख को एग्जामिनेशन है, 4 जुलाई 2022 को एग्जामिनेशन है। मैंने इससे पहले आपको पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करवाए हुए हैं, कुछ मॉडल सेट के आपके कुछ सवाल करवा दिए हैं। मॉडल सेट 1, 2 मैंने सॉल्व कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सबसे जरूरी बात, ये जो लेक्चर है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो आप में से देखिए जो भी बच्चे हिंदी और इंग्लिश जिसमें भी रखे हुए हैं उनको शेयर कर सकते हैं और खुद भी पढ़ सकते हैं, ताकि आप सभी बच्चों देखिए कोई भी दिक्कत ना, इंग्लिश में आए तो इंग्लिश में लिखे, हिंदी में आए हिंदी में लिखे, आपकी जैसी इच्छा। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल हमारा कि लोकसभा के अधिकारों का वर्णन करिए। देखिए लोकसभा आपको मालूम होगा क्या होता है। लोकसभा संसद का हमारे जो पार्लियामेंट है उसका निचला या फिर आप कह सकते हैं पहला सदन जो है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। लोकसभा का काम क्या होता है, कानून बनाने का मुख्य कार्य होता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में 3 सूची होती है, एक संघ सूची, समवर्ती सूची और एक होती है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इन जो 3 विषय होते हैं, ठीक है, इनमें संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर लोकसभा को क्या है, कानून बनाने यानी लॉ बनाने का उनको अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था पर लोकसभा का क्या है, पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। जो धन विधेयक है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह राज्यसभा में भी इसको भेजा जाता है, जहां पर इसे क्या रहता है, 14 दिनों के अंदर इसे पारित होना रहता है। यदि वो उसे स्वीकार नहीं करती मान लीजिए राज्यसभा, तो भी वो क्या होगा, 14 दिन बाद उसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। लोकसभा का जो मंत्रिमंडल के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है, मंत्रिमंडल उनके कार्यकाल तथा कार्यों के प्रति लोकसभा के प्रति भी क्या उत्तरदायी ठहराया जाता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछना तथा जो भी काम रहता है, काम रोको प्रस्ताव पास करके, बजट में कटौती हो गया, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, उन पर पूरा निर्णय का काम लोकसभा का रहता है। लोकसभा को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गया, हो गया तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षा नियंत्रण सीजीआई ऑफ इंडिया हो गया आदि पर महाभियोग चलाने का भी क्या अधिकार प्राप्त है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन करती है। ये कुछ अधिकार दिए गए हमारे संविधान के द्वारा लोकसभा को। और यही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी लिखी हुई है कि डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ लोकसभा। द लोअर और फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज द लोकसभा। द मेन फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू मेक लॉज। द लोकसभा हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन ऑल सब्जेक्ट इज द यूनियन लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। द लोकसभा हैज कंप्लीटेड कंट्रोल ऑल ओवर द नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। देखिए पूरा बात यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा और आराम से इसे हिंदी में समझ के इंग्लिश में खुद से नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अब ये सवाल वीवीआई कर लीजिए, पेपर में छपने वाला। यहां से देखिए 2 सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। एक पहला पूछा जाएगा आपको क्या, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बीच में अंतर स्पष्ट करें, और ये 5 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है। देखिए मैं बता दे रहा हूं, या फिर आपको पूछा जाएगा कि आपको, अगर आप भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिकों के 5 मौलिक कर्तव्य बताइए, या फिर हमारे संविधान के द्वारा दिए हुए मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। ये 2 सवाल देखिए पेपर में यहाँ से 3 टाइप का सवाल बन सकता है। मैं आपको तीनों ही बता दूंगा, आपको जो एग्जाम में जो पूछा जाएगा आप वो जरूर लिखें, ठीक है। देखिए पहला बात है, हम भारत के नागरिक हैं, हमारा कुछ कर्तव्य है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक कर्तव्य कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या कर्तव्य है, अगर हम एक भारतीय हैं तो हमारे देश के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य होता है जिसे हम लोग मौलिक कर्तव्य कहते हैं। तो पहला है कि हमारा संविधान का हमें पालन करना चाहिए, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का हमें सदा आदर करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे प्रति राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। भारत की प्रभुसत्ता हो, एकता हो, अखंडता की रक्षा करें और उसे क्या अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करने, हमें सेवा करनी है। किसी भी देश के जब भी हमें से राष्ट्र के लिए बुलाया जाए हमें उस टाइम रेडी रहना है। भारत के सभी लोगों में समसत्ता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं को जो त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान में क्या विरोध है। इसके अलावा भी आप चाहे तो लिख सकते हैं कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, देश के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए ताकि किसी भी कार्य के लिए बुलाया जाए। यही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश में,
और यही बात देखिए यहाँ इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए लिखी हुई है कि राइट एनी फंडामेंटल 5 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, टू चेरिश एंड फॉलो द हाई आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड आवर नेशनल मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस, प्रोटेक्ट एंड कीप द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इंटैक्ट, डिफेंड द कंट्री एंड सर्व द नेशन व्हेन कॉल्ड अपन। एक और पॉइंट नीचे में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ हार्मनी एंड फ्रेटर्निटी अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया which is beyond all discrimination based on religion, language and religion or class, and renounces such practices which are against the honor of women। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देश तत्व। अगर आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो वहां को पढ़ाया जाता होगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है और ये सवाल 3 नंबर में आपको पूछा जा सकता है कि मौलिक जो अधिकार होते हैं, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, न्याय योग्य है, जबकि जो निर्देशक के सिद्धांत है वो क्या होते हैं, न्याय योग्य नहीं है। मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है, जबकि जो निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जाता है। ये दो बेसिक डिफरेंस है किसके, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ पर कह सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। याद रखिए ये 3 नंबर के सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगला सवाल है हमारा मौलिक कर्तव्य। देखिए मैंने आपको बोला था मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार की आपको परिभाषा पूछे थे, यह क्या अर्थ होता है ये पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि नागरिकों को जिन कर्तव्यों का वर्णन संविधान में किया गया उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक कर्तव्य या फिर फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आधा सौ होगा, व्यवस्था में आधा सौ को पहले बता देता हूँ, और मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी। पहले जो मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था नहीं थी। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इन कमी को दूर करने के लिए भारत के जो संविधान में उनमें 42वां संविधान संशोधन करके एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A। इसमें मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया, शामिल किया गया। अगर आपसे पूछा भी आता है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। अब यही बात इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो भी है वो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा इंग्लिश में। अगला सवाल हमारा निर्वाचन व्यवस्था की। देखिए हमारे जो इलेक्ट्रल सिस्टम में उनमें देखिए 3 क्या हमें सुधार करने चाहिए बता सकते हैं। क्या होगा, देखिए निर्वाचन की घोषणा तथा निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक मंत्रियों द्वारा सरकारी तंत्रों को, जो भी सरकारी तंत्र यूज करते हैं उनका प्रयोग पर पूरा पाबंदी लगा देना चाहिए। निर्वाचन से पूर्व अधिकारियों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण पर क्या लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। वहीं पर मतदाता पहचान पत्र के प्रयोग की अनिवार्यता, यानी वोटर ID इज कंपल्सरी, विदाउट वोटर ID का आप वहां पर कोई भी निर्वाचन वाला काम नहीं कर सकते। जैसे मोस्टली आपको देखने मिलता होगा कि वोटर ID के बिना भी क्या होता है, आपको आधार कार्ड पे भी आप वोट देने जा सकते हैं। ठीक है, ये अभी सिस्टम कंपलसरी होता है वोटर ID, याद रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल हमारा केंद्र और राज्य के बीच देखिए संबंध होता है, इस पे हमें क्या करना, प्रकाश डालना है। और ये 5 नंबर का सवाल है, बेहतरीन सवाल है, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि भारत के संविधान या फिर भारतीय संविधान के अंतर्गत संघीय सरकार की स्थापना की गई है। यह सत्य है कि संघात्मक व्यवस्था केंद्रीकृत है, फिर भी केंद्रों एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा वो विभाजित है। यह तो ज्ञात है कि शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है वो संघीय सरकार की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। शक्ति विभाजन के साधनता देखिए 2 तरीके होते हैं, केंद्र को एक निश्चित शक्ति दी जाती है और वहीं पर जो शेष शक्ति, जो बची हुई शक्ति है वो किसको दी जाती है, राज्य सरकार को दी जाती है। इस प्रकार के शक्ति का जो विभाजन होता है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में भी देखने को मिलता है। दूसरे प्रकार में इकाइयों की शक्ति निश्चित कर दी जाती है और शेष जो शक्ति होती है वो केंद्र के पास ही रहती है। इसका सच्चा सबूत जो है वो कनाडा है। प्रथम पद्धति का उद्देश्य होता है राज्य सरकार को क्या शक्तिशाली बना, और दूसरी पद्धति का जो कह सकते हैं उसमें केंद्र सरकार को कह सकते हैं बच्चों शक्तिकृत बनाना। किंतु भारत में एक तीसरी व्यवस्था अपनाई गई है तथा इनके बीच क्या करना, केंद्र एवं सरकार की शक्तियां संविधान में ही परिमापित है। इसमें देखिए 3 लिस्ट बनाए गए हैं, मैंने आपको बताया था, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समर्थित सूची, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। इन तीनों सूचियों में क्रमशः देखिए केंद्र सूची में टोटल 97 लिस्ट है, राज्य सूची 66 है, समर्थित 47 सब्जेक्ट वहां पर रखे गए हैं और इनमें अविशेष शक्तियों केंद्र को क्या की है, सौंपी गई है। और यहीं पर इंग्लिश में लिखा थ्रो लाइट ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ये बात इंग्लिश मीडियम में लिखी हुई है। तो जो बच्चे ये इंग्लिश मीडियम के वैसे 5 नंबर के सवाल में VBI कर लीजिए, पेपर में छप जाएगा आपका। अगला सवाल है, और याद रख लीजिएगा इस तरह का सवाल बार बार पूछा जाएगा। सवाल को थोड़ा चेंज करके मत सोच लीजिए कि सवाल कुछ और पूछ दिया जाएगा। जस्ट नहीं मान के चलिए केंद्र और राज्य के बीच के संबंध को आप क्या परिभाषित करिए या फिर व्याख्या करें, तो दोनों सवालों का मतलब एक ही याद रखें। अगला सवाल हमारा मंत्रिमंडल का जो गठन है वो किस प्रकार से किया जाता है, यानी हाउ इज द कैबिनेट फॉर्म बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होता है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या करता है, काम करता है।
मंत्रिमंडल के जो सदस्यों की नियुक्ति होती है वो औपचारिक रूप से भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यद्यपि वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल में जो सदस्यों का चुनाव होता है वो कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को यह विशेष अधिकार प्राप्त है, या भी कह सकते हैं कि व्यवहार व्यवस्था में प्रधानमंत्री इस निर्णय को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। अपने दल के प्रभावशाली सदस्यों को उसे अपने मंत्रिमंडल लेना ही पड़ता है। इस प्रकार से मंत्रिमंडल के लिए जो बनी सूची होती है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सौंप देते हैं और जिनकी सदस्यता को राष्ट्रपति क्या करते हैं? गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो होते हैं मंत्रिमंडल के सदस्यों को हटा भी सकता है और मंत्री बनने के लिए आवश्यक है कि वह संसद का सदस्य हो। अगर वो मंत्री बनते समय संसद के सदस्य है तो 6 महीने के अंतर्गत उसे किसी एक सदन का सदस्य होने की आवश्यकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। ठीक है, तो ये था। इंग्लिश में भी देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप लोग जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फिलहाल आशा करता हूं कि आपको ये सवाल पसंद आया होगा। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको टोटल 7 सवाल करवा दिए हैं, इससे पहले भी इंपॉर्टेंट सवाल करवा दिया है। तो सारे सवालों को नोट डाउन करते चलिए, जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो आपके एग्जाम से पहले सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न्यू आए सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।